ताजा खबर, चीन ने युद्ध का भविष्य पेश किया है। इस सितंबर चीन एक ऐसा सैन्य प्रदर्शन प्रस्तुत करेगा जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह आगामी परेड युद्ध के भविष्य की एक सिहरन भरी झलक है। अब अगर ये वीडियो सच है और मेरे पास ये मानने का कोई कारण नहीं है कि ये गलत है, क्योंकि पीएलआई के पास ये सभी क्षमताएं हैं, तो 3 सितंबर को जब चीन अपनी वार्षिक सैन्य परेड आयोजित करेगा जिसमें वह पीएलआई की अत्याधुनिक तकनीकों और उन प्लेटफार्मों का प्रदर्शन करता है जिन्हें पहली बार उसकी सूची में शामिल किया गया है, तब दुनिया भी परेड में ह्यूमनॉइड रोबोट्स को मार्च करते हुए देखेगी। अब मेरी राय में अगर ऐसा होता है तो इनकी संख्या किसी सीएबी यानी कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड से कम नहीं होगी। हम 3 सितंबर को लगभग 3000 से 5000 ह्यूमनॉइड रोबोट्स को मार्च करते हुए देखेंगे और यह बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी खबर है, लेकिन ये कोई अप्रत्याशित खबर नहीं है, ये पूरी तरह से अपेक्षित था। अब मैं इसे बड़ी खबर, बड़ी बात क्यों कहता हूँ, इसका कारण यह है कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स शारीरिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अंतिम अभिव्यक्ति है और यह संकेत देगा कि पीएलआई ने अपने युद्ध के सभी पहलुओं में एआई को शामिल कर लिया है, जिसमें बैकडोर गतिविधियां और वास्तविक युद्ध भी शामिल हैं। और अगर ऐसा है तो पीएलआई ने अपने समकक्ष प्रतिस्पर्धी यानी अमेरिकी सेना पर बढ़त हासिल कर ली होगी। लेकिन मैंने कहा था कि यह अप्रत्याशित नहीं था। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि विडंबना यह है कि भारतीय सेना को यह एहसास भी नहीं है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले 5 वर्षों के सैन्य गतिरोध में उसने पीएलआई को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में कितना मदद की है, जिसे प्रायोगिक चरण कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि आज पीएलआई के पास बड़ी मात्रा में संचालन संबंधी डेटा सेट्स हैं जिनमें बहुत कम या कोई पक्षपात नहीं है, और यही इसके एआई अनुप्रयोगों का आधार बनेगा, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। और दूसरा कारण यह है कि पहले से ही 4 चीनी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स पर काम कर रही हैं। हाल ही में एक कंपनी ने दावा किया है कि वे 1 साल में 10,000 ह्यूमनॉइड रोबोट बना सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर चीन ह्यूमनॉइड रोबोट्स के उत्पादन को बढ़ाने का फैसला करता है तो वह जितनी चाहे उतनी उत्पादन लाइनें लगा सकता है और जितनी चाहे उतनी संख्या में ह्यूमनॉइड रोबोट्स बना सकता है। तो इस पृष्ठभूमि में 3 सवाल हैं जिनका जवाब देना जरूरी है। पहला सवाल है, पीएलआई का यह नया युद्ध क्या है, या यूं कहें कि युद्ध में क्या बदलाव आया है। दूसरा सवाल है, भारतीय सेना ने पीएलआई के नए युद्ध में किस तरह योगदान दिया है। और तीसरा सवाल है, अगर मान लें कि भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो भारतीय सेना पीएलआई के नए युद्ध के सामने कैसी भूमिका निभाएगी। इन तीनों विषयों के लिए 3 वीडियो की जरूरत है जो मैं बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि युद्ध में क्या बदलाव आया है और उसका एक अवलोकन देना चाहता हूं। तो 2 बड़ी चीजें बदली हैं। पहली बात यह है कि पारंपरिक युद्ध क्षेत्र अब विस्तार पाकर उस क्षेत्र में बदल गया है जिसे मैं बैटल स्पेस कहता हूं, जिसमें 2 घटक हैं। एक है युद्ध क्षेत्र जो पूरे राष्ट्र को शामिल करता है, और दूसरा है कॉम्बैट जोन जो पारंपरिक युद्ध क्षेत्र है। और दूसरी बात यह है कि युद्ध की प्रकृति और उसका स्वरूप दोनों बदल गए हैं। अब युद्ध की प्रकृति का मतलब है कि युद्ध क्या है। युद्ध का स्वरूप यह है कि युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। पूरे दर्ज सैन्य इतिहास में यह हमेशा सत्य रहा है कि युद्ध की प्रकृति कभी नहीं बदली, क्योंकि जब हम कहते हैं कि युद्ध क्या है तो युद्ध हमेशा हिंसा और रक्तपात से जुड़ा रहा है, इसीलिए यह कभी नहीं बदला। लेकिन युद्ध का स्वरूप लगातार बदलता रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई नई तकनीक शामिल की जाती है तो उस तकनीक का अधिकतम उपयोग करने के लिए नए युद्ध सिद्धांतों की आवश्यकता होगी, इसलिए युद्ध का स्वरूप बदल जाता है। तो ये कुछ हद तक पत्थर की लकीर बन गया था। हर कोई बिना सोचे समझे कहता था कि युद्ध की प्रकृति कभी नहीं बदलती, लेकिन युद्ध का स्वरूप बदलता रहता है।
मैं चाहता हूं कि भारतीय जनरल्स इस बात पर ध्यान दें कि पहली बार पीएलआई के कारण युद्ध की प्रकृति अप्रैल 2024 में बदल गई, जब पीएलआई ने अपने सुधारों की घोषणा की। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसे समझाना चाहता हूं। अप्रैल 2024 में यह घोषणा की गई कि पीएलआई के पास 3 नई शाखाएं होंगी: साइबर स्पेस फोर्स, एयरोस्पेस फोर्स और इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। और ये शाखाएं मूल रूप से ऐसी क्षमताएं हैं जो सभी क्षेत्रों में काम कर सकती हैं। तो ये एक क्रॉस डोमेन क्षमता है और इन क्षमताओं के महत्व को देखते हुए ये तीनों शाखाएं सीधे सबसे उच्च स्तर यानी केंद्रीय सैन्य आयोग को रिपोर्ट करती हैं। अब आइए देखें कि जहां तक साइबर स्पेस फोर्स और एरोस्पेस फोर्स का सवाल है, ये दोनों युद्ध क्षेत्र के साथ साथ मुकाबला क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं। लेकिन सूचना समर्थन बल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका केवल मुकाबला क्षेत्र में होती है। तो पहले मैं युद्ध क्षेत्र के बारे में बात करना चाहता हूं, जो कि एक बड़ी बात है, क्योंकि अब तक युद्ध क्षेत्र में हमेशा कहा जाता था कि यह सब परमाणु हथियारों के बारे में है, क्योंकि परमाणु हथियार ही सीधे राष्ट्र के सबसे उच्च राजनीतिक स्तर को प्रभावित करते हैं। इसका एक संज्ञानात्मक प्रभाव होता है, लेकिन परमाणु हथियारों के बारे में सभी जानते हैं कि वे प्रतिरोध के लिए होते हैं, वे कभी इस्तेमाल के लिए नहीं होते। इन्हें अब तक सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया गया है। अब जहां तक साइबर का सवाल है, क्योंकि पीएलआई ने साइबर और एरोस्पेस दोनों में क्षमताएं हासिल कर ली हैं, उस उच्चतम स्तर पर प्रभाव डालने की क्षमता जो कि युद्ध क्षेत्र है, वही मैं अब समझाना चाहता हूं। जहां तक साइबर का सवाल है, हम जानते हैं कि वर्षों से पीएलआई ने बहुत बड़ी संख्या में साइबर हमले किए हैं। कोई भी साइबर हमला एक ऑपरेशन की तरह होता है, एक गतिशील ऑपरेशन, जिसके बाद आप युद्ध क्षति का आकलन करते हैं, उससे सबक लेते हैं और उन सबकों को अपनी अगली कार्रवाई में लागू करते हैं। इसी तरह साइबर हमलों के मामले में भी युद्ध क्षति का आकलन किया जाता है और फिर उसके बाद अगला साइबर हमला किया जाता है, ताकि डिजिटलीकरण की बेहतर समझ मिल सके, यह पता चल सके कि क्या चल रहा है, चीजें कितनी मजबूत हैं और किस तरह के साइबर हमले की जरूरत है। तो युद्ध क्षति के आकलन के कारण जो भी डेटा इकट्ठा किया जाता है, उसके आधार पर पीएलआई सॉफ्टवेयर हथियार, सॉफ्टवेयर काउंटर फोर्स हथियार, सॉफ्टवेयर काउंटर वैल्यू हथियार बनाने की अच्छी स्थिति में होता है। और इन सॉफ्टवेयर हथियारों को बनाने के लिए 3 बड़ी चीजों की जरूरत होती है, जो पीएलआई के पास भरपूर मात्रा में है। पहली जरूरत है तेज कंप्यूटिंग की, जिसकी क्षमता आज हुआवेई के पास है। दूसरी है नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें चीन अग्रणी है। और तीसरी आवश्यकता है बहुत अच्छे साइबर योद्धाओं की। मूल रूप से वे लोग जो समझते हैं कि एआई गणित, सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के बारे में है, ताकि वे इन सॉफ्टवेयर हथियारों को बनाने के लिए जटिल एल्गोरिदम लिख सकें। तो ये तीनों चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ तक एआई का सवाल है, आज चीन के पास दुनिया के 85% एआई शोधकर्ता हैं। तो चीनी लोग इसमें बहुत अच्छे हैं। तो बात यह है कि एक साइबर युद्ध ऐसा है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा। दुनिया नहीं जानती कि यह वास्तव में क्या है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे साइबर हमले किए जा चुके हैं। पीएलआई ने ये हथियार बनाए हैं, इसलिए वे उच्चतम स्तर पर एक साइबर अभियान की योजना बनाने की अच्छी स्थिति में हैं, जो कि सबसे ऊंचे स्तर पर यानी सीएमसी द्वारा किया जाएगा। और वहां सीएमसी में सबसे बड़ा संचालन मुख्यालय जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट है। मेरे आकलन में युद्ध के लिए साइबर योजना वहीं बनाई जाएगी। तो ये साइबर के बारे में है। और साइबर के माध्यम से हम जानते हैं कि आज भारत में सब कुछ डिजिटाइज्ड है। वे पूरे नागरिक जीवन को ठप कर सकते हैं, क्योंकि वित्तीय प्रणालियों में कंप्यूटर हैं, एटीसी में हैं, रेलवे में हैं, पावर स्टेशनों में हैं, अस्पतालों में हैं, कहने को वे हर जगह हैं। तो सब कुछ ठप किया जा सकता है, जिसका सीधा असर राजनीतिक नेतृत्व पर पड़ेगा। ये किसी ऐसे युद्ध क्षेत्र की बात नहीं है जो मीलों दूर है। ये वही है जो युद्ध क्षेत्र में ही हो रहा है, पूरे देश में।
तो इसे ही कहते हैं बिना हथियार चलाए, बिना हिंसा के, बिना खून खराबे के आप एक संज्ञानात्मक टकराव करते हैं जो दुश्मन की संज्ञानात्मक हार की ओर ले जाता है और आप युद्ध की प्रकृति को बदल देते हैं। तो ये वह क्षमता है जो पीएलए के पास है। अब आइए अगली बात पर नज़र डालते हैं। मैंने अभी साइबर के बारे में बात की थी। जैसा कि मैंने कहा, अब हम एरोस्पेस फोर्स को देखते हैं। अब एरोस्पेस फोर्स में पीएलए ने जो किया है वो ये है कि इसमें नियर स्पेस और आउटर स्पेस दोनों को शामिल कर लिया है। अब ये दोनों ही एरोस्पेस फोर्स की जिम्मेदारी है। जब हम नियर स्पेस की बात करते हैं तो हम 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की ऊंचाई की बात कर रहे हैं। उसके आगे आउटर स्पेस है और इसी नियर स्पेस में उनके हाई एल्टीट्यूड बैलून होते हैं। वे हाई एल्टीट्यूड एयरशिप्स भी रख सकते हैं, वे अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स भी रख सकते हैं, वे अपने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें भी रख सकते हैं और वे अपने हाई एल्टीट्यूड ड्रोन भी रख सकते हैं जो नियर स्पेस में काम करते हैं। जहां तक पीएलए का सवाल है, वे आज युद्ध में नियर स्पेस को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। अब इसके नीचे जो कि ज़मीन से 20 किलोमीटर तक है, वहाँ सामान्य गतिविधियाँ होती हैं जिनकी जिम्मेदारी पीएलए एयर फोर्स यानी पीएलआईएफ की होगी। यहाँ पर पीएलआईएफ के बॉम्बर्स, उनके फाइटर्स, उनके ड्रोन सब कुछ इसी क्षेत्र में 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक मौजूद रहेंगे और यह सब पीएलआईएफ की जिम्मेदारी में आएगा। अब जहां तक अंतरिक्ष का सवाल है, युद्ध क्षेत्र में हम जानते हैं कि बेडू आज 45 सैटेलाइट्स के साथ दुनिया का नंबर 1 वैश्विक सैटेलाइट समूह है। तो पूरे युद्ध क्षेत्र की 24 घंटे पूरी निगरानी रहेगी और आज उनके पास यानी पीएलआई के पास अंतरिक्ष में हथियार भी हैं। उनके पास कॉनऑर्बिटल एसैटीज हैं यानी एंटी सैटेलाइट्स। इसका मतलब है कि उनके पास ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो हमारे सैटेलाइट्स को उनकी कक्षा से हटा सकते हैं। फिर उनके पास साइबर क्षमताएं हैं, फिर उनके पास लेजर क्षमताएं भी हैं जो ज़मीन से भी और अंतरिक्ष आधारित भी हैं। तो बात यह है कि ये सभी नॉन काइनेटिक क्षमताएं हैं जो युद्ध की प्रकृति को बदल सकती हैं या बदल देंगी। अब मैं वापस आता हूँ, युद्ध क्षेत्र की बात करता हूँ, वहाँ क्या हो रहा है। अब जहां तक युद्ध क्षेत्र का सवाल है, हम जानते हैं कि पीएलए ने शुरू किया। आज पीएलए 3 प्रकार के युद्ध कर सकती है: मशीनीकृत युद्ध, सूचना संपन्न युद्ध और बुद्धिमत्ता संपन्न युद्ध। ये सब मशीनीकृत युद्ध से शुरू हुआ जो स्वचालन और प्लेटफॉर्मों के बारे में है। ये वे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी हम बात करते हैं। हम बंदूकों की बात करते हैं, जहाज़ों की बात करते हैं, टैंकों की बात करते हैं। तो स्वचालन के साथ अगर पहले 10 लोगों की ज़रूरत होती थी तो अब शायद केवल 5 लोगों की ज़रूरत है स्वचालन की वजह से। और इसी वजह से पीएलए ने जो पीएलए ग्राउंड फोर्सेज में, जिसे पीएलए आर्मी भी कहा जाता है, हासिल किया है वह ये है कि वे 1977 में 5 लाख सैनिक, 2003 में 2 लाख सैनिक और 2015 में 3 लाख सैनिक कम कर सके। तो वे पहले ही स्वचालन और मशीनीकृत युद्ध के कारण 10 लाख सैनिक कम कर चुके हैं। अब 2014 में हम जानते हैं कि पीएलए ने अपनी प्रमुख सैन्य रणनीति की घोषणा की, जिसके तहत 2 चीजें की गईं। उन्होंने घोषणा की कि आज उनके पास युद्ध के 6 क्षेत्रों में लड़ने की क्षमता है। अब ये 6 डोमेन भौतिक और आभासी युद्ध क्षेत्र में है। भौतिक युद्ध क्षेत्र में आपके पास स्थल, वायु, समुद्र और अंतरिक्ष होते हैं और आभासी क्षेत्र में आपके पास साइबर और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम होता है, या आप वहां से जो भी करते हैं वह इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के माध्यम से करते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में बार बार कहा है, इन दोनों में से आभासी युद्ध क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह निरंतरता है जिसमें साइबर स्पेस, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और बाह्य अंतरिक्ष शामिल हैं। अगर आपके पास इसमें प्रतिस्पर्धी क्षमताएं नहीं हैं तो आप युद्ध हार जाते हैं, क्योंकि यहीं पर सूचना को नियंत्रित किया जाता है और दुश्मन को सूचना से वंचित किया जाता है। मैंने इसे अपने कई वीडियो में समझाया है। अब जहां तक भौतिक डोमेन का सवाल है, उन्होंने जो किया है वह ये है कि जैसा कि मैंने कहा, स्वचालन के कारण पहले ही सैनिकों की संख्या कम कर दी गई है। जहां तक वायु का सवाल है, अब पीएलएएफ की जिम्मेदारी केवल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही सीमित है। जहां तक समुद्र का सवाल है, पूरा ध्यान अब सबसी क्षमताओं पर केंद्रित हो गया है जो 300 मीटर और उससे नीचे है।
इसलिए भारतीय नौसेना को सलाह दी जाएगी कि वह इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करे, पनडुब्बियों पर ध्यान दे, सबसी ड्रोन पर ध्यान दे और वास्तव में एयरक्राफ्ट कैरियर पर नहीं, क्योंकि वे दिन अब चले गए हैं। लेकिन यह अपने आप में एक अलग विषय है। तो दूसरी बात जो इन सुधारों के कारण हुई है वह है 2014 की सैन्य रणनीति और उसके बाद 2015 में हुए सुधार। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने संयुक्त एकीकृत अभियानों की अवधारणा पेश की, जिसका अर्थ है कि ये सभी 6 डोमेन जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, भौतिक और वर्चुअल डोमेन में, वे एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो हम जिन चीज़ों को देख रहे हैं वे हैं इलेक्ट्रॉनिक फायर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फायर, साइबर फायर, विभिन्न प्रकार के काइनेटिक फायर, ये सब एक साथ हो रहे हैं। अब जहाँ तक इन 6 डोमेन को एक साथ लाने की बात है, ये वास्तव में और यही वह है जिसे वे सूचनाकृत युद्ध कहते हैं, जैसा कि PLI इसे कहता है। तो इन 6 डोमेन को एक साथ लाना वास्तव में एक तकनीकी मुद्दा है, क्योंकि यहाँ आवश्यकता है उन लोगों को नेटवर्किंग करने की जो भूमि, वायु, समुद्र, साइबर स्पेस के इन सभी डोमेन को संभाल रहे हैं। आपको बस उन्हें नेटवर्क करना है, ये केवल एक तकनीकी मुद्दा है। लेकिन इस सूचनाकृत युद्ध से जो आपको मिलता है वह कुछ शानदार है। यहाँ एक थकाऊ युद्ध के बजाय एक बार फिर, जैसे युद्ध क्षेत्र में होता है, आप एक संज्ञानात्मक युद्ध देख रहे हैं। क्योंकि जब आपके पास इतनी सारी आगें अत्यधिक गति से, प्रकाश की गति से आ रही होती है और वो भी कई बार, तब वहीं पर कमांडरों की संज्ञानात्मक क्षमताएं प्रभावित होती हैं। और एक बार फिर ये संज्ञानात्मक टकरावों के बारे में है। अब अगला और अंतिम जिस पर PLI काम कर रही है वह है, और निश्चित रूप से सूचना संपन्न युद्ध में ये सभी डोमेन सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिसे PLI ऑन ऑपरेशनल सिस्टम कहती है और अमेरिका बैटल नेटवर्क्स कहता है। भारतीय सेना के पास ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तीनों सेनाएं आपस में नेटवर्क से जुड़ी ही नहीं हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगला चरण जिसे इंटेलिजेंट साइज्ड वॉर कहा जाता है, उसमें युद्ध के हर पहलू में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया जा रहा है, और जिसे PLI इंटेलिजेंट साइज्ड वॉर कहती है। अमेरिकियों ने इसके लिए अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि जॉइंट ऑन डोमेन ऑपरेशंस, मोजेक वॉर, एल्गोरिथमिक वॉर। तो इसके लिए अलग अलग नाम रखे गए हैं। अब यह सब स्वायत्तता, ऑटोनॉमी के बारे में है। तो मशीनीकृत युद्ध की ऑटोमेशन से अब स्वायत्तता की ओर बढ़ा जा रहा है, और स्वायत्तता भी चरणों में आएगी। यह अचानक नहीं होगा, लेकिन जो होगा वह यह है कि स्वायत्तता में, जहां मशीनीकृत युद्ध में पूरा ध्यान इस बात पर था कि किसी प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम कितने लोग चाहिए, वहीं इस युद्ध में यह होगा कि एक इंसान कितने प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित कर सकता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे स्वायत्तता के विभिन्न चरण आएंगे, हम यहाँ PLI ग्राउंड फोर्सेज में जनशक्ति में भारी कटौती देखेंगे। और जहां तक बुद्धिमान युद्ध का सवाल है, तो इसमें AI को शामिल करना है। AI को शामिल करना और सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स को बुद्धिमान नेटवर्क्स में बदलना है। AI को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स में डालना, जैसे कि स्वचालित बंदूकें, भारी टैंक या उन्नत ह्यूमनॉइड रोबोट्स, और इन्हें इस युद्ध में महत्वपूर्ण चीज़ें कहा जाएगा, क्योंकि इसका आधार या आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर 5G होगा, जो अत्यधिक और ज़बरदस्त बैंडविड्थ प्रदान कर सकता है, जिससे डेटा का तीव्र प्रवाह सुनिश्चित होगा। जो आप देख रहे हैं वह है IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे मैं युद्ध में इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स कहना चाहूँगा। तो जो होगा वह यह है कि शुरुआत में एक मजबूत केंद्र होगा। केंद्र सब कुछ नियंत्रित करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, चाहे वे सेंसर हों या उनकी भौतिक अभिव्यक्ति, आपकी बंदूकें हों, ये सब चीज़ें हैं। तो मूल रूप से ये कम बुद्धिमान होती हैं, जिन्हें एक बहुत शक्तिशाली केंद्र द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अब जैसे जैसे स्वायत्तता धीरे धीरे बढ़ती है, तो सबसे पहले यह होगा कि मानव आदेश देगा और रोबोट नियंत्रण करेगा, जिसका अर्थ है कि मानव बहुत सी चीज़ों का आदेश देगा और इसे मानव मशीन सहयोग कहा जाएगा। इसका मतलब है कि एक कमज़ोर या एक मजबूत केंद्र से हम ऐसे केंद्र की ओर देखेंगे जो सीधे चीज़ों को नियंत्रित नहीं कर रहा है, बल्कि कई बुद्धिमान नोड्स को नियंत्रित कर रहा है।
ये नोड्स भी बुद्धिमान हैं जो बदले में एक बुद्धिमान नेटवर्क के माध्यम से बुद्धिमान चीज़ों को नियंत्रित कर रहे हैं, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा और इसका युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ेगा वह भी बताऊंगा। तो यहाँ यह कहना पर्याप्त है कि मानव मशीन सहयोग से हम मानव मशीन टीमिंग की ओर बढ़ेंगे, जहाँ मानव और मशीनें एक साथ मिलकर काम करेंगे। मेरे आज के आकलन में PLI पहले ही उस स्तर पर पहुंच चुका है, मुख्य रूप से उस सहायता के कारण जो उसे भारतीय सेना से मिली है, जिसे मैं अपने अगले वीडियो में समझाऊंगा। वे आज उस स्तर पर हैं जहां एक अकेला इंसान कई बुद्धिमान नोड्स को नियंत्रित कर सकता है और हर नोड एक बुद्धिमान नेटवर्क के माध्यम से कई बुद्धिमान चीज़ों को नियंत्रित करता है। तो कुल मिलाकर हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वह कुछ इस तरह है कि यह युद्ध जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वास्तव में वह है जहां भौतिक और आभासी क्षेत्र अब एक साथ आ गए हैं। वे पूरी तरह से एकीकृत हो गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, आभासी क्षेत्र पूरी तरह से अंतरिक्ष के साथ एकीकृत हो गए हैं और बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। और फिर जैसे जैसे अधिक स्वायत्तता आती जाएगी, केंद्र कमज़ोर होता जाएगा और कमांड और नियंत्रण इंसान से मशीनों के पास चला जाएगा, जिसका मतलब है कि नई नीतियों की आवश्यकता होगी, नए युद्ध सिद्धांतों की आवश्यकता होगी। तो युद्ध का स्वरूप भी बदल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि यहाँ बुद्धिमत्ता में श्रेष्ठता ही मुख्य होगी। और अंततः समग्र रूप से हम जिस चीज़ को देखेंगे वह संज्ञानात्मक और संचालनगत गतिशीलता का मिश्रण होगा। तो इस वीडियो में मैंने कहा है कि PLI द्वारा स्वायत्तता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण पहले ही हासिल किया जा चुका है। अपने अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा कि इसका क्या अर्थ है और भारतीय सेना ने इसमें कैसे मदद की है। बहुत बहुत धन्यवाद।